डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर के उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन। सभी को नमस्ते। रोमांस स्टोरीज में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले प्लीज मुझे एक लाइक दें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ, जो एक सीईओ है, आखिरकार डिवोर्स के लिए मान गई। लेकिन अगले ही पल उसने मेरे आम में एक सिरंज लगा दी और मेरे नाक और मुंह पर एक हैंडकरचिफ दबा दिया। उसने मुझे विला के बेसमेंट में कैद कर लिया। जब मेरी आंख खुली, मैं एक भारी लॉक से बिस्तर से बंधा हुआ था और वो ठीक मेरे पास बैठी हुई थी, एक बीमार और ऑब्सेसिव इन्फैचुएशन के साथ मुस्कुरा रही थी। उसने मुझे अपना प्राइवेट प्रिजनर बना लिया और मुझे खत्म न होने वाली ह्यूमिलिएशन झेलने पर मजबूर किया। मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हर रोज मेरे लिए खुद अपने हाथों से पावरफुल टॉनिक सूप्स बनाती है। उन टॉनिक्स में उसकी कंट्रोल करने की ऑब्सेसिव भूख भरी हुई है। इस सनलेस कैप्टिविटी में मैं लगभग दिन और रात का होश खो चुका था। लेकिन जब मैंने भागने का मौका ढूंढने की कोशिश की, उसने मुझे फिर से पकड़ लिया। उसने मेरे चेहरे को सहलाया और मुस्कुराते हुए मुझे ये खुशखबरी सुनाई। मैं प्रेग्नेंट हूं। अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। एलिना, मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ। कॉन्ट्रैक्ट वाइफ मेरे जूते से। 3 लंबे सालों तक कैलेंडर पर बने लाल घेरे आखिरकार आखिरी दिन तक पहुंच गए। मैंने एक लंबी सांस ली, ये महसूस करते हुए कि मेरे दिल पर रखा भारी पत्थर आखिरकार हट गया है। इन 3 सालों में मैंने शादी के लिए उसके फैमिली प्रेशर को संभालने में उसकी मदद की और उन सो कॉल्ड यंग एलीट्स को मक्खियों की तरह भगाया जो उसके आसपास मंडराते रहते थे। उसने पैसे दिए, मैंने काम किया, ये एक फेयर ट्रेड था। उस पैसे की वजह से मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। मेरी कंपनी बढ़िया तरीके से डेवलप हो रही है। ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मेरी है। अब उसका फर्स्ट लव, जिसके बारे में वो हमेशा बात करती थी, पूरे दबदबे के साथ देश वापस आ गया है। मैंने सोशल मीडिया पर उनकी अचानक मुलाकात की एक फोटो देखी। एलिना बहुत चमक के साथ मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें अफेक्शन से भरी हुई थीं। मुझ जैसे ह्यूमन टूल को अब आखिरकार पीछे हटकर आराम करना चाहिए। जब मैंने डिवोर्स पेपर्स प्रिंट किए तो मैंने जानबूझकर उस लाइन को बोल्ड किया जिसमें लिखा था कि मैं बिना कुछ लिए जाऊंगा। मुझे तुम्हारे परिवार के पैसे का 1 सेंट भी नहीं चाहिए। 3 सालों तक विला उसका था, गाड़ियां उसकी थीं। मुझ विक्टर का कभी भी लालची बनने का इरादा नहीं था। एक धुन गुनगुनाते हुए मैंने अग्रीमेंट को फोल्ड किया और उसे अपने ब्रीफकेस में रख लिया। आज की रात सब कुछ साफ करने की रात है। विक्टर, तुम आखिरकार फिर से खुद बन सकते हो, मैंने आईने में अपनी रिफ्लेक्शन से कहा, जो अब भी हैंडसम और शार्प थी। हा। विला के लिविंग रूम में एलिना बड़े एलिगेंटली सोफा पर बैठी रेड वाइन पी रही थी। जब उसने मुझे अंदर आते देखा तो उसने अपनी पलकें उठाने की जहमत तक नहीं की। एलिना, हमें बात करनी है। मैंने उसके सामने कॉफी टेबल पर डिवोर्स पेपर्स रख दिए। 3 साल पूरे हो गए हैं। ये रहा डिवोर्स अग्रीमेंट, इसे देख लो और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो साइन कर दो। रही बात एसेट्स की, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की, यहां तक कि मेरे चेहरे पर थोड़ी रिलीफ भी दिख रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ आखिरकार उतर गया हो। तभी उसने आखिरकार अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और धीरे से पन्नों को उठाया। मैं इंतजार कर रहा था कि वो सिर हिलाएगी या कुछ दिखावटी खोखले शब्द कहेगी। मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि अगले ही पल रिप डिवोर्स पेपर्स उसके हाथों में थे। एक ही पल में वो कागज के टुकड़ों में बदलकर फर्श पर गिरने लगे। मेरी आंखें फट गईं। एलिना, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपना आपा इस तरह नहीं खोया था। 3 सालों से दबा सब्र अब फटने की कगार पर था। वो खड़ी हुई, उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। वो ठंडी थी, फिर भी उसमें एक मौकरी छुपी हुई थी। विक्टर, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये मुझ पर है कि मैं इसे कब खत्म करना चाहती हूं। उसका ये अंदाज उसके पुराने ठंडे सीईओ पर्सोना से बिल्कुल अलग था। इसमें साफ तौर पर एक ऑब्सेशन दिख रहा था जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ा दी। असली कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था 3 साल। मैंने जवाब दिया, मेरा सीना गुस्से से फूल रहा था। क्या तुम अब अपनी बात से मुकर रही हो? क्या इस औरत का दिमाग खराब हो गया है? उसका फर्स्ट लव वापस आ गया है, फिर मुझे एक थर्ड व्हील की तरह क्यों रखना? विक्टर, रूल्स मैं बनाती हूं, एलिना ने आराम से कहा, लेकिन उसके लहजे में एक अथॉरिटी थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अभी के लिए मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मैंने उसकी तरफ इशारा किया। काफी देर तक मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। मैंने अनरीजनेबल लोग देखे हैं, लेकिन कभी कोई इतना डिल्यूजनल नहीं देखा। ये किस तरह की बकवास है?
इसे कहते हैं काम निकल जाने के बाद गधे को मारना। लेकिन ये वो भी नहीं था। ये मुझे एक खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा था। मेरा गुस्सा भड़क उठा, लेकिन मैं जानता था कि इस हालत में मैं उसे कोई समझदारी की बात नहीं समझा सकता। ठीक है, डिवोर्स नहीं चाहिए, है ना? मैंने एक रूखी हंसी हंसी। मैं इस मनहूस जगह पर एक सेकंड भी और नहीं रुक रहा। इसके साथ मैं मुड़ा और अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करने के लिए ऊपर की तरफ चला गया। मैंने सोचा कि मेरे चले जाने से वो शांत होने पर मजबूर हो जाएगी और उस पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। हाँ, अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं बहुत ज्यादा भोला था। एलेना बस लिविंग रूम के बीच में खड़ी रही और बिना कुछ बोले मुझे ऊपर जाते हुए पीछे से देखती रही। सिर्फ उसकी आंखें मेरा पीछा कर रही थीं, जैसे दो हुक्स मेरे शरीर पर गड़े हों। जब मैं अपना सूटकेस नीचे घसीट कर लाया, दरवाजा जोर से बंद करके हमेशा के लिए जाने को तैयार था, उसने बेपरवाही से बोला, विक्टर, बाहर की दुनिया खतरनाक है, तुम्हें इसका पछतावा होगा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन एक सुई की तरह मेरी चमड़ी में चुभती हुई महसूस हुई। मैं पीछे नहीं मुड़ा। मैंने वो घर जहां मैं 3 साल रहा था बिना एक बार भी पीछे मुड़े छोड़ दिया। हालांकि अचानक मेरे अंदर एक थरथराहट हुई। वो औरत आज हद से ज्यादा एबनॉर्मल थी। मेरे दिल में एक अशुभ संकेत फैलने लगा। फिर भी उस वक्त मैंने बस ये सोचा कि वो एक और बिगड़े हुए एरिस एपिसोड में है, बिना किसी वजह के मुसीबत खड़ी कर रही है। एलेना पेपर साइन नहीं करेगी। ये ख्याल मेरे गले में फंसे एक पत्थर की तरह था। मैं जितना इसके बारे में सोचता उतना ही गुस्सा मुझे आता। विला से निकलने के बाद मैंने फिलहाल रुकने के लिए एक आम सा होटल ढूंढा, ये सोचने की कोशिश करते हुए कि एलेना के उलझे हुए दिमाग में थोड़ी अकल कैसे डाली जाए। वो शख्स जिसकी मुझे मेरे दरवाजे पर आने की सबसे कम उम्मीद थी, वो मांडला था। उसे कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। एक हाई एंड बिस्पोक सूट पहने हुए था। उसके बाल बिना किसी बिखरे बाल के पीछे की तरफ सेट किए हुए थे, मगर उसका रंग बीमार और पीला लग रहा था। उसने मुझे सर से पांव तक देखा। उसकी नजर ऐसी थी जैसे वो किसी गंदी चीज को घूर रहा हो। मैंने सुना है कि एलेना तुम्हें डिवोर्स देने से मना कर रही है। उसका लहजा एक ऐसे सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा था जो इतना गहरा था कि वो साफ झलक रहा था। तुम्हें इससे क्या? मैं चिढ़कर बोला। उसके लिए मेरे दिल में बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। ठीक है, वो हंसा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आखिरकार एक ऐसे मर्द के लिए जो एक औरत पर पैरासाइट की तरह पलता है, एलेना का बोर होना और तुम्हें ठोकर मारना बिल्कुल फितरती है। मेरा सर दर्द से फटने लगा। ये कमीना यहां खास तौर पर मुझे उकसाने आया था। लेकिन तुम चिंता मत करो। वो एक कदम करीब आया। उसकी आवाज एक शेखी बघारने वाली सरसराहट में बदल गई। एलेना जल्द ही मेरे पास वापस आ जाएगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रही बात तुम्हारी, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो जल्दी यहां से दफा हो जाओ। आंखों में खटकना बंद करो। 3 साल की दबी हुई घुटन और ऊपर से मेरे सामने खड़े इस बेवकूफ की उकसाहट, मैं आखिरकार अपना आपा खो बैठा। मैंने उसके पीले सुंदर चेहरे पर एक सीधा पंच मारा। फ्लैक। मांडला को यकीनन उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में हाथ उठाऊंगा। हैरान और बौखलाया हुआ वो कई कदम पीछे लड़खड़ाया। उसकी नाक से तुरंत खून बहने लगा। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? उसने अपनी नाक पकड़ ली, मेरी तरफ पूरे यकीन के साथ देखते हुए। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें मारा? मैं आगे बढ़ा और एक ऐसी किक मारी जिसने उसे 2 तहरा कर दिया। वो एक उबली हुई श्रिम्प की तरह लग रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं? मेरे सामने इतनी बड़ी बातें करने की हिम्मत? मैं काफी वक्त से उसे पीटना चाहता था। 3 साल तक एलेना हमेशा इस फर्स्ट लव के बारे में बातें करती रही। उसने मुझे ऐसा महसूस करवाया जैसे मैं कोई परमानेंट स्पेयर टायर हूं। और अब इस फर्स्ट लव में इतनी ढीठपन की हिम्मत थी कि वो मुझे लेक्चर देने की कोशिश करे। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। ध्यान से सुनो मास्टर आयहा, ऐसा नहीं है कि मैं एलेना के साथ मामला खत्म नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद जाकर पूछ लो। अगर तुमने बकवास जारी रखी तो जब भी तुम मुझे देखोगे मैं तुम्हें पीटूंगा। उसका सोने के फ्रेम वाला चश्मा उड़कर दूर जा गिरा। मांडला बस कुछ ही मार के बाद ढेर हो गया। उसके पीछे आने वाले 2 बॉडीगार्ड्स ने अंदर झपटने का इरादा किया, लेकिन मैंने उन्हें इतनी तीखी नजर से देखा कि वो पीछे हट गए। हिलने की हिम्मत नहीं की। ये बंदा साफ तौर पर ऐशो आराम में रहने का बहुत ज्यादा आदी था। सब दिखावा था, दम कुछ नहीं था। आखिरकार वो अपने चारों हाथ पैरों के बल भागा और जाते जाते वही पुरानी धमकी दी,
तुम बस इंतजार करो। क्या? मैं इंतजार कर रहा हूं। मुझे लगा ये खत्म हो गया। यकीन नहीं होता। सिर्फ 2 दिन बाद उस बेवकूफ मांडला ने अभी भी सबक नहीं सीखा था। उसने ब्लीच्ड हेयर और टैटूज वाले कुछ सस्ते गुंडे बुलाए मुझे मेरे ऑफिस के नीचे घेरने के लिए। ए लड़के, क्या तुमने ही हमारे मास्टर पर हाथ उठाया था? एक ब्लॉन्ड लड़के ने सिगरेट पीते हुए और मेरी तरफ बेसबॉल बैट दिखाते हुए मजाक उड़ाया। मुझे सच में हंसी आ गई। ये लोग तो मेरे लिए पसीना बहाने लायक भी नहीं थे। कुछ ही पलों में वो सारे गुंडे जमीन पर गिरे हुए अपनी मां को पुकार रहे थे। मांडला, जो दूर कहीं छुपा हुआ था, ये सब देखकर डर से पीला पड़ गया। मैं एक एक कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ गया। वो इतना डर गया था कि वो भागने लगा, पर तब तक देर हो चुकी थी। मैंने उसकी एक बार फिर अच्छे से पिटाई की। इस बार मैंने ज्यादा जोर से मारा। उसे शायद बिस्तर से उठने में कम से कम आधा महीना लगेगा। तब से मांडला मुझसे ऐसे बचने लगा जैसे चूहा बिल्ली से बचता है। उसकी आंखों में वो खौफ नकली नहीं हो सकता था। सच तो ये है कि एक बार एक वाइन पार्टी में जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने अपना ग्लास गिरा दिया और अपनी जान बचाकर भागा। मैंने साफ तौर पर उस बंदे को एक साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स दे दिया था। कितना लूजर है, मैंने अपने मन में सोचा। मैंने उसके फर्स्ट लव की बुरी तरह पिटाई की है, भले ही सिर्फ नाम के लिए उसकी खातिर किया हो। उसे अब थोड़ी इज्जत दिखानी चाहिए और पेपर साइन कर देने चाहिए। इसलिए मैं उससे फिर मिलना चाहता हूं। मैंने हर तरीका आजमाया, प्यार से, सख्ती से और पीछे पड़कर भी। एलिना, मैं सच में तुमसे भीख मांग रहा हूं। क्या तुम मुझे जाने दे सकती हो? मैंने तुम्हारे फर्स्ट लव को एक कीड़े जैसा बना दिया है। तुम अब भी मुझे क्यों रोक रही हो? वो बस मुझे घूरती रही, खामोश और बिना हिले डुले। मैं उसकी वजह से सच में पागल होने की कगार पर था। लेकिन जैसे ही मैं उम्मीद छोड़ने वाला था, तभी एक मोड़ आया। हम दोनों को एक बिजनेस गाला में एक मॉडल कपल के तौर पर बुलाया गया था। जब इवेंट खत्म हुआ और असलियत सामने आई, मैंने डिवोर्स की बात एक बार फिर उठाई। एलिना, तुम आखिर चाहती क्या हो? बस साफ साफ कह दो ताकि मैं अंदाजा लगाना बंद कर सकूं। वो बहुत देर तक खामोश रही, इतनी देर तक कि मुझे लगा वो मुझे फिर से इग्नोर करेगी। आखिरकार वो धीरे से बोली, फाइन, मैं साइन कर दूंगी। मैं सुन्न हो गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं डिवोर्स पेपर साइन कर दूंगी, उसने दोहराया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मेरी धड़कन एक पल के लिए रुकी और फिर एक ऐसी खुशी महसूस हुई जिसे बयान नहीं किया जा सकता। गॉड ब्लेस मी, ये 3 साल आखिरकार खत्म हो गए थे। लेकिन इससे पहले कि मैं ज्यादा देर तक जश्न मनाता, मैंने देखा कि वो मुझे कैसे देख रही थी। मैं इसे कैसे बयान करूं? ये ईयरी था, जैसे पानी का कोई गहरा कुंड हो। इसमें कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रहा था, एक हल्की सी एक्साइटमेंट की चमक। ये बात कि एलिना सच में साइन करने के लिए मान गई, मेरा सिर चकराने लगा। मुझे सच में अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वो 3 साल बहुत ज्यादा थे। उसे ये कहते हुए सुनना, फाइन मैं साइन कर दूंगी, किसी एंजल की आवाज सुनने जैसा था। मगर उसकी टोन अचानक बदल गई और उसके होठों पर एक क्रिप्टिक मुस्कुराहट आ गई। मेरे साइन करने से पहले चलो साथ में खाना खाते हैं। इसे एक फेयरवेल डिनर समझो। एक फेयरवेल डिनर? फाइन, चलो खाते हैं। जब तक वो साइन करने के लिए तैयार थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। एक वक्त के खाने को छोड़ो, मैं उसे किसी रॉयल बैंक्वेट में ले जाता। मेरे मन में एक छोटा सा ख्याल ये भी आया कि शायद इस औरत का कॉन्शियंस आखिरकार जाग गया है और वो सब कुछ शांति से खत्म करना चाहती है। डिनर विला के डाइनिंग रूम में लगा था। एक लंबी टेबल, एक्सक्विजिट प्लेट्स और कई सारी डिशेस जो मुझे पसंद थी। एलिना आज अजीब तरह से खामोश थी, यहां तक कि टेंडर भी। उसने मेरे लिए वाइन डाली और प्यार से पूछा कि मेरी कंपनी कैसी चल रही है। उसका टोन उस ठंडक से बिल्कुल अलग था जो फॉर्मल डिस्टेंस उसने हमारे मिलने के दिन से बनाए रखी थी। उसकी अचानक इस नरमी ने मुझे बेचैन कर दिया, लेकिन मैं आज़ादी की खुशी में इतना अंधा हो गया कि मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैंने बस ये सोचा कि या तो ये तूफान से पहले की शांति है या उसका आखिरी एक्ट ऑफ कर्टेसी। जब हमने खाना खत्म कर लिया, उसने अपने बर्तन नीचे रख दिए। चलो मेरे स्टडी रूम में चलते हैं, मुझे एक पेन चाहिए होगा। क्या तुम्हारे पास एग्रीमेंट है या मैं अपना इस्तेमाल करूं? मैं लाया हूं। मैंने जल्दी से डिवोर्स पेपर्स, जो मेरी उम्मीदों का जरिया थे, अपने ब्रीफकेस से निकाले। एलेना के स्टडी में मेरा ये पहला वक्त नहीं था, लेकिन आज माहौल कुछ अलग लग रहा था। दीवारों से एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। वो अपने डेस्क के पीछे बैठीं और मेरे दिए हुए अग्रीमेंट को लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने बिना पलकें झपकाए उसके हाथ को देखा। उसने नीचे देखा। लैंपलाइट की रोशनी में उसकी लंबी पलकें हल्की परछाई बना रही थीं।
आखिरकार उसने पेन चलाया और आसानी से अपना नाम एलेना साइन कर दिया। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि वो भारी पत्थर जो 3 साल से मेरे सीने को दबा रहा था, आखिरकार हट गया है। उसने साइन्ड एग्रीमेंट मेरी तरफ सरका दिया। विक्टर, अब तुम आजाद हो, उसने कहा। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी थी। मैंने कागज लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरी उंगलियां पेज को छूने ही वाली थीं। ठीक उसी वक्त वुश! एलेना का दूसरा हाथ बिजली की तरह हरकत में आया। उसने डेस्क के ड्रॉवर से कुछ बाहर निकाला। एक ठंडी चमक चमकी। वो एक सिरिंज थी। मेरी आंखों की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और पैरों से लेकर सिर तक एक ठंडा डर दौड़ गया। एलेना! मैंने बचने की और मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। उसकी हरकतें बहुत पक्की थीं, किसी लाडली सोशलाइट की तरह नहीं, बल्कि किसी ऐसे शख्स की तरह जिसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई हो। वो ठंडी नीडल 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी और सीधा मेरे दाहिने हाथ में चुभ गई। मेरे मुंह से दर्द की चीख निकली और मैंने उसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके दूसरे हाथ ने मेरे बाजू को एक खौफनाक और गैर कुदरती ताकत से पकड़ लिया। उसने बिना किसी रहम के प्लंजर को पूरा अंदर दबा दिया। मेरे दिमाग में तुरंत एक शदीद चक्कर की लहर दौड़ी। मेरे बाजू से एक सुन कर देने वाला दर्द उठा और फिर अचानक मेरे पूरे जिस्म की ताकत खत्म हो गई। क्या? तुमने मुझे क्या इंजेक्ट किया है? मैंने मुश्किल से कहा। मेरी पलकें हर सेकंड के साथ भारी हो रही थीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी पॉकेट से एक सफ़ेद सिल्क का हैंड करचीफ निकाला। उसमें से एक अजीब सी मीठी खुशबू आ रही थी। उसने उसे मेरे मुंह और नाक पर जोर से दबाया। छोड़ो मुझे! मैंने हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत किसी उतरती हुई लहर की तरह खत्म होती गई। मेरी नज़र धुंधली होने लगी और दुनिया तेजी से घूमने लगी। लानत है, मैंने अपना बचाव बिल्कुल छोड़ दिया था। मैंने सच में यकीन कर लिया था कि वो मुझे इतनी आसानी से जाने देगी। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो एलेना का चेहरा था, जो मेरे करीब आ रहा था। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो जितनी दिलकश थी उतनी ही पागलपन से भरी थी। वो खूबसूरत आंखें सिकुड़कर क्रेसेंट जैसी हो गईं, लेकिन उन आंखों में कुछ खौफनाक था, एक ऐसा जुनून जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। विक्टर! उसकी आवाज मेरे कान में किसी शैतान की सरसराहट की तरह गूंजी। आज से 3 साल पहले जब हमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैं तभी से ये करना चाहती थी। मैं तुम्हें बेसमेंट में बंद करना चाहती थी, मेरे प्राइवेट बेसमेंट में, सबसे दूर, सिर्फ मेरी मिल्कियत बनकर। इससे पहले कि मैं पूरी तरह बेहोश हो जाता, मुझे उसके सुकून भरी हंसी सुनाई दी। वो हंसी किसी जहर भरे शहद की तरह थी जिसने मेरी रूह को कंपकपा दिया। मैं आखिर किस तरह के पागल इंसान से निपट रहा था? मुझे नहीं पता कितना वक्त गुजरा जब मेरी आंख खुली। मैं एक हल्की खुशबू और नरम एहसास से जागा। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अंधेरे अंडरग्राउंड कमरे में हूं। मेरे हाथ पैर किसी भारी चीज से बंधे हुए थे, लोहे की बेड़ियां। मैं बेड से जंजीरों में बंधा हुआ था और एलेना मेरे ठीक बगल में थी। उसने एक सिल्क नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन में छुपा लिया। उसकी गर्म सांसें मेरी जिल्द को महसूस हो रही थीं। हबी, तुम जाग गए। उसकी आवाज नर्म और मुलायम थी, जैसे कोई फेदर मेरी नर्व्स को छू रहा हो, लेकिन उस नरमी के पीछे एक पागलपन भरा सुकून था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा गला बिल्कुल सूख गया था। श्श! उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रखी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें अभी याद नहीं है, हबी, लेकिन मुझे छोड़कर जाने की कोशिश, इसकी इजाजत नहीं है। एलेना ने ऊपर देखा। उस हल्की रोशनी में उसकी खूबसूरत आंखें एक शिकारी की तरह चमक रही थीं। अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि एक बच्चा पैदा करना या शायद किसी $1 बिलियन डील पर बात करना। मैं फिर से बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कितना वक्त गुजरा जब एक नरम फेमिनिन आवाज ऊपर से आई। उस आवाज को सुनकर मैंने अपना सर उठाने की कोशिश की। वो एलेना थी। वो बेड के पास बैठी थी, बिल्कुल पुरसुकून और आराम से, वही सिल्क रोब जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसके हाथ में रेड वाइन का ग्लास था जिसे वो धीरे से घुमा रही थी। वो गहरा लाल लिक्विड अंधेरे में एक अजीब सा अक्स बना रहा था। उसका ये रूप बिल्कुल अजनबी था। वो ठंडी प्रोफेशनल CEO जा चुकी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, कुछ ऐसा जो पागलपन के करीब था। वो मेरे करीब आई। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं, जिनमें वाइन और उसके परफ्यूम की महक थी।
विक्टर, उसने कहा। उसकी आवाज बहुत नर्म और मुलायम थी, जैसे किसी प्रेमी का राज हो। सच तो ये है कि जिस दिन हमने 3 साल पहले वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैं तभी से ये करना चाहती थी। वो रुकी और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जिसने मुझे डर से भर दिया। मैं तभी से ये करना चाहती थी। मेरी आंखें फट गईं। तुम पागल हो एलिना, मुझे अभी जाने दो। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन ड्रग के बाकी असर की वजह से मेरी आवाज भारी और बेचारी सी निकल रही थी। उसने मेरे विरोध पर ध्यान तक नहीं दिया, वो बस बोलती रही। उसकी आंखें क्रेसेंट की तरह मुड़ गईं, जिनमें एक खौफनाक कब्जे की लहर थी। मैं हमेशा से तुम्हें एक बेसमेंट में बंद करना चाहती थी, एक ऐसा बेसमेंट जहां सिर्फ मुझे जाने की परमिशन हो, तुम्हें लॉक करने के लिए, ताकि तुम सिर्फ मेरे रहो। उसकी उंगलियां मेरे गाल पर एक हल्का रास्ता बना रही थीं। उस ठंडी फीलिंग ने मेरी स्किन को सिहरा दिया। ये गई, इस औरत ने पूरी तरह अपना दिमाग खो दिया है। मैंने अंदर ही अंदर गाली दी। हबी, सब ठीक है, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, उसने प्यार से कहा, जैसे किसी परेशान बच्चे को तसल्ली दे रही हो। लेकिन जहां तक मुझे छोड़ने की बात है, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी नजरों में एक खतरनाक चमक थी। वो बस मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो पागलपन और सब कुछ अपना बनाने की पक्की जिद से भरी हुई थी। उसने वाइन ग्लास नीचे रखा। उसकी आंखें मेरी आंखों में एक ऐसी भूख के साथ जमी थी जो लग रहा था मुझे पूरा निगल जाएंगी। मैंने घबराहट में कोशिश की। लोहे की जंजीरें फ्रेम से टकराईं और शोर करने लगीं, लेकिन उस बदकिस्मत ड्रग का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मैं आज़ाद होने के लिए ज़रूरी ताकत का एक हिस्सा भी इकट्ठा नहीं कर सका। मैं सिर्फ उसे घूर सकता था, देखते हुए कि कैसे वो अपनी नज़रों से एक खाली जेल बना रही थी, एक ऐसी लहर जो मुझे पूरी तरह डुबाने की धमकी दे रही थी। मैं, एक बालिग मर्द, एक औरत के जरिए इतने अपमानजनक तरीके से कंट्रोल हो रहा था। पछतावा मेरे अंदर उमड़ने लगा, इतना ज्यादा कि मेरे माथे की नसें फटने लगी। वो मुझे दीवानगी भरी चाहत से घूरती रही, जैसे वो किसी अनोखी प्राइवेट प्रॉपर्टी या अपनी सबसे पसंदीदा चीज की तारीफ कर रही हो। वो एक पूरी तरह से पागल औरत थी, जिसकी दीवानगी अपने आखिरी हद तक पहुंच गई थी। आखिर मैंने उस जैसी किसी औरत के साथ जुड़कर अपने ऊपर ये मुसीबत कैसे बुलाई? आने वाले दिनों में मैं जिंदगी के लिए तरसने पर जी न पाने और मौत मांगने पर मर न पाने का मतलब पूरी तरह समझ गया। एलिना, वो पागल औरत, हर रोज ठीक उसी वक्त मुझसे मिलने नीचे आती थी। इसे मिलना कहना कम होगा, ये उसकी अपनी पूरी ओनरशिप दिखाने का तरीका था। वो बेड के पास बैठती, उसकी उंगलियां बार बार मेरी स्किन पर फिरती, उसका मुंह दीवानगी भरी बातें बुदबुदाता। तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो, तुम्हें कोई कभी मुझसे नहीं छीन सकता। मैं एक बिना जान वाली गुड़िया जैसा महसूस करता था, जो उसकी मर्जी पर सजाई जाती, और मुझ में थोड़ा सा भी सेल्फ कंट्रोल बाकी नहीं था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला और अपमानजनक हिस्सा खाना खिलाना था। वो मुझे अपने मुंह से खाना खिलाने की जिद करती, अपनी सांस को खाने की खुशबू के साथ मिलने पर मजबूर करती। इससे मेरे अंदर एक घिनौना और उल्टी वाला रिएक्शन होता था। पहले तो मैंने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, अपना मुंह कसकर बंद रखा, लेकिन जब तकलीफ अपनी हद पर पहुंच जाती है तो सारा गुरूर खत्म हो जाता है। वो गुस्सा तक नहीं हुई, वो बस उसी नर्म और बीमार मुस्कुराहट के साथ मुझे देखती रही। हबी, तुम्हें खाना होगा, अगर तुम नहीं खाओगे तो मेरे साथ रहने की ताकत कैसे मिलेगी? आखिर में मैंने हार मान ली। भूख और उसकी लगातार जबरदस्ती के सामने मेरा बेचारा गुरूर टूट गया। खाने के अलावा वो एक अजीब सा पावरफुल टॉनिक सूप भी था। मैं कसम खाता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा बेकार चीज कभी नहीं देखी थी। ऑयस्टर्स, बुल्स होज, चिकन ब्रेस्ट, लिंगजी मशरूम्स, जिनसेंग, कॉर्नेलियन चेरी, हिशोऊ और कॉर्टिसेप्स, ये हर तरह की ताकतवर हर्ब से भरा हुआ था। इसका नतीजा एक बिल्कुल काला लिक्विड था, जिसकी बू इतनी तेज थी कि मेरी नाक में चुभ रही थी। हबी, ये वो टॉनिक है जो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। वो बोल पकड़ा, एक अच्छी पत्नी का दिखावा करते हुए मुस्कुरा रही थी। जब मैं पीछे हटा, उसने बस मेरी ठोड़ी पकड़ी और उसे मेरे गले के नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। वो कड़वा दवा नीचे जाते हुए जल रही थी। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर के अंग विरोध में चिल्ला रहे हों। फिर भी शारीरिक रूप से मेरा शरीर वाकई ज्यादा एनर्जेटिक हो रहा था, लेकिन ये एक खोखली ताकत थी, एक सिंथेटिक एनर्जी जो एक सूखते हुए शरीर में जबरदस्ती डाली गई थी।
इससे भी ज्यादा अपमान की बात यह थी कि इन ताकतवर टॉनिक्स और उसकी रोजाना की देखभाल के असर से मेरा शरीर मर्दों वाली फितरती रिएक्शंस दिखाने लगा। मैंने इसके लिए खुद से नफरत की। दिमागी तकलीफ एक तेज तलवार की तरह मेरी आत्मा को काट रही थी। दिन और अंधेरे होते गए जो इस खिनौनी हालत में गुजर रहे थे। इस लगातार बातों और तकलीफ के बीच एलिना कभी कभी एक नॉर्मल औरत की तरह बिहेव करती थी। वो अपना सर मेरे चेस्ट पर टिका देती थी। उसकी सांसें स्टेडी थीं। विक्टर, तुम बहुत मैस्कुलिन हो, वो धीरे से कहती थी। तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। तुम्हें ये पता है, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। उसकी आवाज़ फेदर की तरह हल्की और सॉफ्ट थी, फिर भी उन वर्ड्स में एक ऐसी अनडिनायबल लस्ट फॉर कंट्रोल थी जिसने मेरी स्किन क्रॉल करवा दी। मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करके लड़ने की कोशिश की। मुझे उन गॉड फॉरसेकन चेन्स को तोड़ना था। क्लैंग, क्लैटर, इस साइलेंट बेसमेंट में वो साउंड्स ईयर पियर्सिंग थी। रिजल्ट? कुछ नहीं, बस रॉ रेड रिम्ड रिस्ट्स और एंकल्स। जब एलिना ने वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड्स देखे तो उसकी गेज और भी डार्क हो गई। हबी, तुम नॉटी हो रहे हो। और फिर कंट्रोल और भी ज्यादा एक्सेसिव हो जाता था। वो मेरी रेंज ऑफ मोशन को और रिस्ट्रिक्ट कर देती या सेडेटिव ड्रग्स का ड्यूरेशन बढ़ा देती। धीरे धीरे मैंने फ्यूटाइल स्ट्रगलिंग छोड़ दी। मैं सेटल डाउन होने लगा, सीक्रेटली उसे और इस रेचेड बेसमेंट को ऑब्जर्व करते हुए। मैं एक ओपनिंग ढूंढ रहा था, एस्केप करने का कोई भी छोटा सा चांस। एक बार उसका मूड काफी ब्राइट लग रहा था। हमारे इंटीमेट होने के बाद उसने सच में मेरे एक हाथ का शैकल अनलॉक कर दिया। हबी, आज खुद को फीड करो। उसने नाइट स्टैंड पर राइस का बोल रखा और बस मुझे देखती रही। फ्रीडम की उस सडन स्पार्क ने मेरे दिल को वायलेंटली रेस करवाया। होप मेरे चेस्ट में एक टाइनी फ्लेम की तरह जगी। मैंने स्लोली अपने फ्री हाथ का यूज करके चॉपस्टिक्स उठाए। मैंने क्लमजिली खाना इकट्ठा किया। उसकी स्मेल वंडरफुल थी। इतने टाइम में ये पहली बार था जब मैंने अपने हाथों से कुछ लिया था। रिग्रेटेबली वो होप शॉर्ट लिव्ड थी। अगले मील तक उसने मुझे फिर से लॉक कर दिया। मुझे तुम्हें फीड करने दो हबी, मुझे ऐसे ही पसंद है। वो टाइनी फ्लेम एक बकेट आइस वाटर से तुरंत बुझ गई। दिन ब दिन ये सनलेस, लाइटलेस बेसमेंट मेरी दुनिया बन गया। और एलिना कीज पकड़ने वाली ब्यूटीफुल डीरेंज्ड वार्डन थी। हालांकि आज का दिन डिफरेंट था। एलिना हमेशा की तरह डार्क बेसमेंट में आई, उसी शिमरिंग सिल्क नाइट गाउन में। फमिलियर सेंट हवा में भर गई जिसने मेरा सर घुमा दिया। मैंने उसे देखा जब उसने एक्सपर्टली अपनी रूटीन शुरू की। हमारे इंटरैक्शंस की रूटीन, जिसका मैं इतना ह्यूमिलिएटिंगली अकस्टम्ड हो चुका था, आज डिफरेंट फील हो रही थी। उसके मूवमेंट्स हमेशा से ज्यादा हरीट थे और उसकी आंखों में फैनेटिसिज्म किसी डार्क चीज में बदल गई थी। जिस चीज ने मेरी स्किन सबसे ज्यादा क्रॉल करवाई वो ये थी कि उसका एक्सप्रेशन अब सिर्फ सिंपल सेटिस्फैक्शन का नहीं रहा था। ये बिल्कुल बिजार था। उसकी आंखें ग्लेज्ड ओवर थी, जैसे वो किसी फाइनल अल्टीमेट डिल्यूजन में डूब रही हो। जैसे ही मैंने उसकी गेज से सफोकेटेड फील किया, वो अचानक नीचे झुकी। उसके बर्निंग लिप्स मेरे कान से टच हुए। उसकी आवाज कांपी जब उसने विस्पर किया, विक्टर, क्या तुम जानते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें याद नहीं, लेकिन 3 साल पहले मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। 3 साल पहले। वो वर्ड्स मेरे केओटिक थॉट्स को चीरते हुए एक लाइटनिंग बोल्ट की तरह थे। 3 साल पहले। क्या तभी हमने वो रेचेड कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था? तब उसने मुझे ऐसे देखा था जैसे मैं कोई वैल्यूएबल मर्चेंडाइज हूं। उसकी आंखें कोल्ड कैलकुलेटिंग अप्रेजल से भरी थीं। वो कैसे पॉसिबली आइज जो तुमने मेरे लिए थ्रू की? उसने कंटिन्यू किया। उसकी आवाज एक सिकली इन्फैचुएशन से टपक रही थी, उन लोगों को पीसेस में बीट करते हुए जो मुझे बुली करना चाहते थे। विक्टर, तुम उस तरह के आदमी हो जो मुझे चाहिए। मेरी पूरी बॉडी रिजिड हो गई। वो क्या कह रही थी? लोगों से लड़ना? मंडाला किस में काउंट होता था? उसने अचानक एक कोल्ड स्नॉट किया। उसकी आवाज अनडिस्गाइज्ड कंटेम्प्ट से भर गई। एक यूजलेस वीकलिंग जो एक हिपोक्रेट की तरह पैथेटिक लग रहा था। मैं तब जरूर ब्लाइंड रही होंगी। मैंने उस जैसे आदमी को नोटिस ही क्यों किया? कोई ऐसा जो सिर्फ मेरे पैसे और स्टेटस के लिए आया था। क्या उसे सच में लगा कि उसके इंटेंशंस नहीं पता थे? जब वो बोल रही थी, उसने अपनी फिंगर टिप्स का यूज करके जेंटली मेरी जॉ लाइन ट्रेस की। उसकी गेज टेरिफाइंगली फर्वेंट थी, जैसे कोई डिवोटी जिसने आखिरकार एक मिरेकल पा लिया हो। सिर्फ तुम जैसे आदमी ही मेरे होने के लायक हो। मेरा माइंड शैम्बल्स में था। उसकी डीरेंज्ड सिकली रैम्बलिंग्स ने मेरा खून ठंडा कर दिया।
लेकिन जिस बात ने मुझे और भी ज्यादा हॉरिफाई किया वो था जो उसने आगे कहा, इस बार आखिरकार तुम मेरे पास कंप्लीटली हो, और तुम्हें लेने से पहले मैंने वो परफॉर्मेंस देख ली जो मैं सबसे ज्यादा चाहती थी। वो जोर से हंसी। उसकी आवाज खामोश बेसमेंट में गूंजने लगी, जो हर सेकंड के साथ और ज्यादा ग्रोटेस्क होती जा रही थी। 3 साल हो गए हैं विक्टर। क्या तुम्हें पता है मैं कब से खुद को रोक रही हूं? यहां तक कि वो बेकार मंडाला भी पूरी तरह से वर्थलेस नहीं था। जिस पल वो देश वापस आया मुझे पता चल गया था, और मुझे तुम्हारा हीरोइक साइड फिर से देखने को मिला, मेरे लिए लड़ते हुए। विक्टर, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है? बिल्कुल मेरे सामने, तुम्हें मंडाला को किसी कीड़े की तरह बुरी तरह पीटते हुए देखकर। क्या तुम्हें पता है मैं उस पल कितनी एक्सटैटिक, कितनी एक्सिलरेटेड थी? बूम! ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग के अंदर कोई बम फट गया हो। तो मंडाला का बार बार मुझसे झगड़ा करना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये मैं था। मैं वो इडियट था जो एलेना के खोदे हुए गड्ढे में बिना सोचे समझे कूद गया। वो एक बड़ी और ताकतवर डायरेक्टर थी, और मैं बस उसका पैथेटिक लीडिंग मैन था, जो उसकी ट्विस्टेड स्क्रिप्ट में ब्यूटी को बचाने वाले हीरो का रोल निभा रहा था। लेकिन जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है वो तुम्हारी वो किक थी, उसने कहा। उसके चेहरे पर सच्ची डिसअपॉइंटमेंट दिख रही थी। उस किक ने उसे लगभग मार ही डाला था। मैं तुम्हारा हीरोइक फॉर्म सिर्फ सर्वेलेंस कैमरास के जरिए ही देख सकती थी। मैं सच में खुद को रोक नहीं पाई। मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी। मैं उसके एक्सप्रेशन को देखता रहा, इन्फैचुएशन और इंसैनिटी का वो खतरनाक मेल। ठंडे डर की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी से सीधा मेरे सर तक पहुंच गई। फिर भी मेरे जिस्म के इंस्टिंक्ट्स मुझे धोखा दे रहे थे। मेरे दिमाग और मेरे जिस्म के बीच का ये गहरा फर्क मुझे पूरी तरह से टूटने की कगार पर धकेल रहा था। काफी देर बाद उसने आखिरकार अपनी बड़बड़ाहट बंद की। वो एक सैटिस्फाइड अंदाज में मेरे सीने पर उल्टी लेट गई, जैसे कोई आलसी बिल्ली हो जिसने अभी अभी भरपेट खाना खाया हो। उसकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगीं। कभी कभी वो मेरे सीने को धीरे से सहलाती। उसकी हरकत में एक डिपेंडेंसी दिख रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझ में एक उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं थी। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे एलेना को पूरी सेटिस्फैक्शन मिल गई थी। वो उठकर बैठी, शायद जाने से पहले अपने हमेशा के रिचुअल के मुताबिक मुझे वापस लॉक करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई, उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने अचानक अपना हाथ अपने मुंह पर रखा। उसकी भौहें कस गईं जैसे उसे उल्टी आने वाली हो। अगले ही पल वो बेड से उतरी। वो मुड़ी और बिना पीछे मुड़े देखे बेसमेंट के दरवाजे की तरफ भागी। उसके हाई हील्स के फर्श पर बजने की आवाज तब तक दूर होती गई जब तक कि वो भारी लोहे का दरवाजा एक जोरदार थड़ के साथ बंद नहीं हो गया। बेसमेंट में फिर से मौत जैसी खामोशी छा गई। बेड पर लेटे हुए मैं सांस लेने के लिए तड़प रहा था। मेरा पूरा जिस्म ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसके टुकड़े कर दिए गए हों। इस बात का एहसास होने में काफी वक्त लगा कि वो जा चुकी है। और तो और, पहले उस इमोशन के पीक के दौरान एलेना ने मेरे हाथों की बेड़ियां खोल दी थीं। फिर उस अचानक हुई मतली की वजह से शायद वो मुझे वापस लॉक करना भूल गई। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया। मेरी कलाई पर लोहे की ठंडी चेन ढीली लटक रही थी। ये खुली हुई थी। वो भूल गई। वो सच में मुझे वापस लॉक करना भूल गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में बिजली की एक लहर दौड़ गई। एक मौका। ये मेरा पहला और आखिरी मौका था। मैंने कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं की। मैंने उस खामोशी में अपने कान लगाए रखे, बाहर की किसी भी हलचल को सुनने की कोशिश करता रहा, इस डर से कि कहीं वो अचानक वापस ना आ जाए। मिनट घंटों में बदल गए। एक भी आवाज नहीं आई। मैंने अपने जिस्म के दर्द, नमनेस और एग्जॉशन को झेलने के लिए खुद को मजबूर किया, अपनी मसल्स को आराम देने और बची खुची ताकत वापस लाने की कोशिश करने लगा। हर एक सेकंड एक टॉर्मेंट था। लगभग 2 घंटे बाद आखिरकार अपने हाथों और पैरों में थोड़ी जान महसूस करते हुए मैं धीरे धीरे एक एक इंच करके बैठ गया। फिर मैंने उन मनहूस पैरों की बेड़ियों को खोलने की कोशिश शुरू की। ये मेरे हाथों वाली बेड़ियों से कहीं ज्यादा मजबूत थीं। मैंने अंधेरे में कमरे में इधर उधर टटोला, जब तक कि मुझे एक मेटल सपोर्ट रॉड नहीं मिल गई जो पहले उसके लाइट बल्ब बदलते वक्त फर्श पर गिर गई थी। मैंने उसे उखाड़ने की कोशिश की, घिसा और थोका। पसीना मेरे माथे से बहकर मेरी आंखों में जा रहा था, जो चुभन भरा और कड़वा था। 2 घंटे और लगे इससे पहले कि एक हल्की क्लिक की आवाज गूंजी। मेरे पैरों की बेड़ियां आखिरकार खुल गईं। आजादी। मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उस लोहे के दरवाजे की तरफ लपका जो बाहर की दुनिया की तरफ ले जाता था। लेकिन उम्मीद एक बार फिर हकीकत से चकनाचूर हो गई। दरवाजा लॉक था, और सिर्फ एक चाबी से नहीं बल्कि एक हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक लॉक से, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं कमरे की तरफ वापस मुड़ा।
कोई भी ऐसी चीज पकड़ते हुए जो टूल का काम कर सके, उस दरवाजे को पीटते और खोलने की कोशिश करते हुए। ये बेकार था। दरवाजा दीवार से जुड़ा हुआ लग रहा था, जो हिल नहीं सकता था। मायूसी की हालत में मेरी उंगलियां सख्त रबर के एक टुकड़े से टकराईं जो किसी चीज से गिर गया था। ये लगभग एक क्रेडिट कार्ड के साइज का था। क्या मूवीज में हमेशा ऐसा ही नहीं होता? लैच में एक कार्ड डाला, तेजी से स्लाइड किया और दरवाजा खुल गया। ये एक मजाक लग रहा था, लेकिन इस वक्त मैं कुछ भी आजमाने को तैयार था, चाहे वो कितना ही अजीब क्यों ना हो। मैंने रबर के टुकड़े को लॉक के गैप में फंसाया, उसे 1 बार, 2 बार, 100 बार आगे पीछे स्लाइड किया। मेरे हाथों में दर्द हो रहा था, जैसे वो गिरने वाले हों। मैं प्यासा था और भूख से मर रहा था। मेरा गला ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आग लगी हो। जैसे ही मैं हार मानने वाला था और मौत का इंतजार करने के लिए बेड की तरफ वापस रेंगने वाला था, लॉक मैकेनिज्म से एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई, जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरा पूरा शरीर खुशी की एक लहर से झूम उठा। मैं एक जीनियस हूं। मैंने हैंडल पकड़ा और अपनी बची हुई पूरी ताकत से खींचा। दरवाजा खुला, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। अचानक बाहर से एक ताकतवर जोर ने दरवाजे को अंदर की तरफ ढकेल दिया। ये क्या हो रहा था? इससे पहले कि मैं रिएक्ट कर पाता, वही मनहूस सफेद हैंकरचीफ फिर से आ गया। उस जानी पहचानी अजीब सी मीठी खुशबू ने तुरंत मेरे नाक और मुंह को घेर लिया। मुझे चेहरा देखने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि मेरी कॉन्शियसनेस एक बार फिर कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे में डूब गई। जब मैं गिरा, मैं एक जानी पहचानी बाहों में गिरा। उस हल्की डरावनी खुशबू में लिपटी हुई वो एलेना थी। मेरी कॉन्शियसनेस ऐसा लग रही थी जैसे उसे किसी गाढ़े चिपचिपे दलदल से जबरदस्ती बाहर खींचा जा रहा हो। अंधेरे में उस जानी पहचानी खुशबू ने मेरी सेंसेस पर फिर से हमला किया और मेरे सर में सरसराहट होने लगी। इससे पहले कि मैं अपनी आंखें खोलता, मुझे पता था कि कुछ गलत है। मेरे हाथ पैरों पर एक भारी वजन था, वो पहले से दुगने भारी थे। मैंने अपनी आंखें तुरंत खोलीं। मध्यम रोशनी में सबसे पहली चीज जो मैंने देखी, वो नए रिस्ट्रेंट्स की ठंडी चमकती हुई काली चमक थी। मेरी कलाइयों और टखनों के चारों ओर लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थीं, जो पिछली वाली से काफी लंबी थीं। उन पर नए निशान थे, जैसे 2 काले जहरीले सांप मेरे चारों तरफ कसकर लिपटे हों। और वहां एलेना मेरे ऊपर लेटी हुई थी। वो एक आलसी बिल्ली की तरह लग रही थी। उसका सर मेरे सीने पर था। उसकी उंगलियां धीरे से मेरे चेहरे को सहला रही थीं। मुझे जागता हुआ देखकर उसने अपना सर उठाया। उन खूबसूरत आंखों में वही खतरनाक मुस्कुराहट थी जिससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। हबी, तुमने शरारत की है, उसने कहा। उसका गला नर्म और मलमल जैसा था, फिर भी ये मेरे कान में चुभती हुई बर्फ की सुई की तरह महसूस हुआ। अभी भी छुपकर भागने की कोशिश कर रहे हो? उसकी उंगलियां मेरे होठों पर फिरीं, अपने पीछे एक ठंडक छोड़ते हुए। क्यों मेरी जैसी ब्यूटी भी तुम्हें यहां रखने के लिए काफी नहीं है? बाहर की दुनिया में ऐसा क्या अच्छा है? तुम्हें याद रखना चाहिए विक्टर, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। वो और करीब आई। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर आ रही थीं जब उसने हर शब्द को साफ साफ कहा। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए सच में अच्छी हूं। मैंने अपने दांत भींचे। मेरा सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। नाकामी की जिल्लत और मायूसी का एक और गहरा एहसास मुझे बढ़ते हुए ज्वार भाटे की तरह डुबो गया। एलेना मेरे रिएक्शन से बहुत मुतमईन लग रही थी। उसके मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तुम्हें यहाँ रुकना है और मेरा और बेबी का साथ देना है, बस यही तुम्हें करना है। वो शब्द और बेबी मेरे दिमाग में एक बम फटने जैसा था। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। मैंने उसे देखा। मुझे यकीन था कि मैंने गलत सुना है। तुमने क्या कहा? क्या बेबी? एलेना के चेहरे का वो खतरनाक और बीमार दिखने वाला लुक तुरंत गायब हो गया। उसकी जगह मासूम उम्मीद ने ले ली। वो एक ऐसे बच्चे की तरह लग रही थी जिसने कुछ सही किया हो और किसी बड़े की तारीफ का इंतजार कर रही हो। उसने तेजी से सर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। सही कहा, एक बेबी? तुम्हारा बेबी? उसकी आवाज में थोड़ा फख्र भी था। मैं सीरियस हूं, उसने बात जारी रखी। ये पिछले आधे महीने की हमारी मेहनत का नतीजा है। जैसे ही उसने ये कहा, वो मासूम मास्क गायब हो गया और पागल एलेना वापस आ गई।
उसकी आंखें धमाकेदार पोजेसिव चाहत से गहरी हो गई जब उसने उन्हें खतरनाक तरीके से सिकोड़ा। पर्सनालिटीज के बीच इस सीमलेस ट्रांजिशन ने मेरी तबीयत बिल्कुल खराब कर दी। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। खुद को अपनी सैनिटी की आखिरी उम्मीद से जोड़े रखते हुए मैंने यकीन न करते हुए पूछा, क्या तुम इसे कंफर्म करने के लिए हॉस्पिटल गई थी? बिल्कुल, उसने कहा, अपनी एक आईब्रो को जीत के अंदाज में ऊपर उठाते हुए, जैसे कोई पीकॉक हो जिसने अभी कोई जंग जीती हो। जैसे ही ये कन्फर्म हुआ, मैं फौरन वापस आकर तुम्हें ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी। अचानक उसकी नजर फिर से ठंडी हो गई और उसने मेरी ठोड़ी को इतनी जोर से पकड़ा कि निशान पड़ जाएं। लेकिन इसके बजाय जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि एक बेरहम आदमी चुपके से भागने की कोशिश कर रहा है, मुझे और हमारे बच्चे को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं उसकी बातों से सुन रह गया। उसका कहना ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखे हाथ ने मेरे दिल को दबोच लिया हो और उसे गहराइयों में खींच रहा हो। बच्चा? वो सच में प्रेग्नेंट थी। ये सच मेरी कलाइयों पर बंधी उन मोटी लोहे की जंजीरों से भी ज्यादा भारी था, जिसने मेरे भागने की आखिरी उम्मीद को भी पूरी तरह कुचल दिया। मैंने खुद को धीरे धीरे और सुकून से शांत होने पर मजबूर किया। अब जबकि इसमें एक बच्चा शामिल था, तो यहां से निकलना सितारों तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके खूबसूरत लेकिन पागल चेहरे को और देखने से इनकार करते हुए। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा, एलिना की पुरानी बातों को किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बार बार दोहराते हुए। 3 साल पहले उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती। 3 साल पहले मैं उसके लिए किसी से लड़ा था। मैंने काफी देर तक अपने दिमाग में तलाश की, जब तक कि एक पुरानी धुंधली याद जो किसी कोने में दबी हुई थी, वो सामने नहीं आई। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैं एक फाइनेंस मेजर था, जिसका कोई बैकग्राउंड और कोई कनेक्शंस नहीं थे। ग्रेजुएशन का मतलब बेरोजगारी था। मेरी अच्छी डिग्री दुनिया की कड़वी सच्चाई के सामने बेकार थी। गुजारा करने के लिए मैंने एक बार में वेटर की पार्ट टाइम जॉब कर ली। 3 साल पहले। क्या ये वही वक्त नहीं था जब मैं नया नया पढ़कर निकला था और बिल्कुल गरीब था? मैंने अपनी यादों के ढेर को खंगाला किसी सुराग की तलाश में। आखिरकार एक हंगामा खेज और गर्मा गर्मी वाला मंजर, जिसे मैंने जानबूझकर दबा दिया था, मिट्टी से निकलकर बाहर आ गया। उस वक्त ग्रेजुएशन ही बेरोजगारी है वाली बात मुझ पर भारी पड़ी थी। खाने पीने का इंतजाम करने के लिए मुझे एक मशहूर और शोरगुल वाले बार में काम मिल गया। उस रात बार हमेशा की तरह शोर से भरा था। मैं अपनी ट्रे लिए भीड़ के बीच से निकल रहा था जब मैंने उसे देखा। एक कोने में 6 या 7 गुंडे, जिनके बाल हरे और लाल रंग से रंगे हुए थे, एक लड़की को घेरे हुए थे। उनके मुंह से गंदगी निकल रही थी और उनके हाथ बिल्कुल भी सही जगह नहीं थे। लड़की साफ तौर पर नशे में थी। उसके गाल लाल थे, आंखें पथरा रही थीं और उसका जिस्म इतना ढीला था जैसे उसमें हड्डियां ही ना हों। वो सिर्फ कमजोरी से उन्हें पीछे ढकेल रही थी। मेरा खून खौल उठा। एक नए ग्रेजुएट के तौर पर जो अभी अभी समाज में आया था, मैं अब भी एक बेखौफ और गर्म खून वाला जवान था। मैं बस खड़े होकर कैसे देख सकता था? मैंने अपनी ट्रे नीचे रखी, बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और उस लड़की को बचाने के लिए अपने पीछे कर लिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? एक लड़की को परेशान कर रहे हो? तुम अपने आप को मर्द कहते हो? गुंडे एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर वो हंसने लगे और मुझे घेर लिया। इसके बाद एक हंगामा शुरू हो गया। वो गिनती में ज्यादा थे। मेरे चेहरे पर फौरन कई मुक्के लगे और मेरे होंठ दर्द के साथ फट गए, लेकिन मैंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मैंने अपने मन में सोचा, अगर हीरो बनना है तो बीच में ही मार खाकर मर नहीं सकते। ये बहुत शर्म की बात होगी। मेरे अंदर एक अजीब सी आग भड़क उठी। एड्रेनलिन बढ़ा और मैं तब तक लड़ा जब तक मेरी आंखें लाल नहीं हो गईं। मैंने बचाव करना बिल्कुल छोड़ दिया। मैं उनके साथ जख्मों के बदले जख्म देने का खेल खेलने लगा। तुम मुझे मुक्का मारोगे? ठीक है, मैं खा लूंगा, लेकिन बदले में मैं तुम्हें लात मारूंगा। मौत से न डरने वाला वो जुनून उन्हें डराने लगा। आखिरकार गुंडे गालियां देते हुए भाग गए, लेकिन मेरी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। मेरे चेहरे पर चोटें थीं, नाक सूजी हुई थी और मेरे कपड़े फटे हुए थे। मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो लड़की मेरी ऐसी बुरी हालत देखे। मैं बिना नाम बताए नेकी करना चाहता था, ज्यादातर इसलिए क्योंकि मैं बहुत बुरा दिख रहा था।
मैं लड़खड़ाते हुए जाते वक्त पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। इसका नतीजा वही था जिसकी उम्मीद थी। मुझे उसी दिन बार से निकाल दिया गया। एक और नौकरी चली गई। तकरीबन आधे महीने बाद मुझे एक मिस्टीरियस फोन कॉल आया जिसकी वजह से मैंने एलेना के साथ उस मनहूस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। ये सोचकर मेरा पूरा जिस्म कांप उठा। वक्त, जगह, वजह और नतीजा, सारे सुराग आखिरकार एक दूसरे से जुड़ गए थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने शुरू से ही मुझे निशाना बनाया था। मैंने झट से अपनी आंखें खोली और एलेना को देखने लगा, जो मेरे ऊपर लेटी हुई थी। खौफ की वजह से मेरी आवाज सूख गई थी। बार वाली लड़की, वो तुम थी ना? एलेना ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी खूबसूरत आंखों में जीत की चमक थी और उसके होठों पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कुराहट थी। हबी, लगता है आखिरकार तुम्हें याद आ गया। उसके हाथ की उंगली ने मेरे होठों को सहलाया। उसकी आवाज में एक खौफनाक खुशी थी। लेकिन अब जबकि तुम्हें याद आ गया है तो तुम्हारे बच निकलने की उम्मीद और भी कम है। मेरा दिल बैठ गया। अब मैं कैसे बच सकता था? मैंने पहले ही जोर आजमाइश करने की कोशिश की थी और उसका नतीजा सिर्फ और ज्यादा मोटी लोहे की जंजीरें था। एलेना मुझे नशे की दवा देने और किडनैप करने के काबिल थी। मुझे कोई शक नहीं था कि अगर मैंने उसे फिर से उकसाया तो वो सच में मेरी टांगें तोड़ देगी। इसके अलावा बच्चा भी था। चाहे वो बच्चा मेरा हो या नहीं, उसके इस जुनूनी पागलपन में वो उस बच्चे को मुझे बांधने के लिए आखिरी जंजीर के तौर पर इस्तेमाल करेगी। अगर बच्चा सच में मेरा था तो कानूनी और जज्बाती तौर पर हम कभी भी अपने रिश्ते को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएंगे। मुझे शांत रहना होगा। जोर जबरदस्ती काम नहीं करेगी। मुझे नरम रास्ता अपनाना होगा। एक असली मर्द जानता है कि कब झुकना है और कब डटकर खड़ा रहना है। अगला कदम उठाने से पहले मुझे खुद को बचाना होगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और जब मैंने उन्हें दोबारा खोला तो मैंने खौफ और गुस्से को पीछे ढकेल दिया था। मैंने एक बेबसी भरी मुस्कुराहट दिखाई, जैसे किसी ने अपनी किस्मत मान ली हो और अपनी आवाज को पुरसुकून बनाने की कोशिश की। अगर मैं भाग नहीं सकता तो अब मैं नहीं भागूंगा, मैंने कहा, हल्का सा अपना कंधा उचकाते हुए। मैं एक मर्द हूं, मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं तुम्हारा और बच्चे का साथ देने के लिए यहीं रुकूंगा। अब मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है। एलेना ने अपनी आंखें छोटी की, जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार को घात लगाकर देख रही हो। उन खूबसूरत आंखों में शक था। जब वो मेरे करीब आई, मेरे चेहरे के हर हिस्से में झूठ तलाश करने की कोशिश कर रही थी। मुझे अभी तक पूरी तरह यकीन नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसकी ठंडी उंगलियां मेरे गले पर फिसलने लगी, जिससे मेरे जिस्म में एक थरथराहट होने लगी। हालांकि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम सच बोल रहे हो। उसकी आवाज अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई, जिसमें एक साफ खतरा छुपा था। वरना अगली बार मैं सच में तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगी, ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहो। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मैंने अपना चेहरा बिल्कुल झुका हुआ और मासूम बनाए रखा। खतरा देने के बाद वो ऐसा लगा जैसे मेरी समझदारी से संतुष्ट थी। उसके शरीर का तनाव तुरंत गायब हो गया। वो एक मासूम बिल्ली के बच्चे की तरह मेरी छाती पर गिर गई, अपना चेहरा मेरी गर्दन में छुपा लिया और धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। किसने कहा था तुम्हें इतना जिद्दी बनने के लिए? किसने कहा था तुम्हें भागने और हमें छोड़ने की कोशिश करने के लिए? उसकी आवाज और भी हल्की होती गई, नींद की वजह से भारी थी। जैसे जैसे वो बोलती गई, उसकी सांसें गहरी और एक जैसी होने लगी। वो वहीं मेरी बाहों में सो गई। मैंने अपना शरीर बिल्कुल शांत रखा, 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की, उसकी गर्म सांसें महसूस करते हुए और उसकी पुरानी खुशबू सूंघते हुए। हालांकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ठंडी और तेज सतर्कता थी। आखिरकार मैं भी सो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वहां एक भारी खामोशी थी। मेरी बाहें खाली थीं। एलेना जा चुकी थी। मैंने अपने आप अपनी कलाइयां हिलाईं, लेकिन मुझे लोहे के टकराने की पुरानी आवाज सुनाई नहीं दी। मैं झटके से उठकर बैठ गया और नीचे देखा। मेरी कलाइयां और टखने खाली थे, कुछ नहीं था। वो भारी जंजीरें हटा दी गई थीं। मेरा दिल जोर से धड़का। खुशी और घबराहट का एक अजीब सा मेला था। ये एक टेस्ट था। बेचैन दिल के साथ मैंने हिचकिचाते हुए बेड से नीचे कदम रखा। पहली बार अपने खुद के दोनों पैरों पर खड़ा हुआ, उस जेल में जिसने मुझे आधे महीने से ज्यादा बंद रखा था।
कदम दर कदम में लोहे के भारी दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने हाथ बढ़ाया और हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। उसके पार एक सीढ़ी थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। मैं सीढ़ियों पर चलता गया और सबसे ऊपर एक और दरवाजा खोला। जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया वो बहुत ही जाना पहचाना था। वो एलेना का स्टडी था। वो बड़ी सी महोगनी बुक शेल्फ, वो महंगा लेदर सोफा और हवा में प्रिंटर इंक की हल्की सी खुशबू। मैं वहां सुन्न होकर खड़ा रह गया। ये सीक्रेट रूम, ये नरक जिसने मुझे कैद किया था, उसके ऑफिस की बुक शेल्फ के ठीक पीछे छुपा हुआ था। मैं इस घर में 3 साल से रह रहा था और इस स्टडी में अनगिनत बार आया था। फिर भी मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसी कोई जगह भी है। उसने ये सब तैयार करना कब शुरू किया? इस सोच ने ही मेरी रूह कंपा दी। ठीक तभी स्टडी का दरवाजा बाहर से खुला। एलेना अंदर आई। कैजुअल लाउंज वेयर में उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी जो एक नॉर्मल वाइफ जैसी लग रही थी। वो बड़े आराम से चलकर आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके शरीर की गर्मी मुझ तक पहुंची, लेकिन मुझे बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं हुई। तुम्हें भूख लगी होगी, चलो खाना खाते हैं। मैंने एक मॉडल हस्बैंड का किरदार निभाना सीख लिया, कुछ हद तक उस बच्चे के लिए जो उसके वूम्ब में था, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था कि वो एक जंजीर है या एक छोटा सा रिश्ता, और कुछ हद तक अपने पैरों को टेम्परेरीली सही सलामत रखने के लिए। मैंने अपनी कंपनी के ज़्यादातर काम एक भरोसेमंद डेप्यूटी को सौंप दिए और खुद को एक होम मेकर में बदल लिया। प्रेग्नेंट होने के बाद एलेना की खाने की पसंद अजीब हो गई। एक दिन खट्टा तो अगले दिन तीखा। मैं रोज़ाना अपना कुकिंग स्टाइल बदलता, इंटरनेट पर प्रेगनेंसी रेसिपीज ढूंढता, फीटल हेल्थ, ब्रेन डेवलपमेंट और हर चीज़ के लिए डिशेस बनाता। मैं बहुत ध्यान से उसकी देखभाल करता। हबी, आज मुझे स्वीट एंड सावर फिश खानी है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है, मैंने जवाब दिया, अपना एप्रन बांधते हुए। मैं किचन में गया जो मेरे पूरे कॉर्पोरेट ऑफिस से भी बड़ा था, और उस ग्रूपर को तैयार करने लगा जो अभी अभी एयर फ्रेट से आई थी। वो डाइनिंग चेयर पर बैठी थी, ठोड़ी पर हाथ रखे हुए, मेरी मसरूफियत को देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें पानी की तरह नर्म थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में वो पति हूं जिसे वो बहुत प्यार करती है, ना कि वो कैदी जो अभी एक डंजन से रिहा हुआ है। उसके पहले ट्राइमेस्टर के दौरान एलेना को बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस हुई। हर सुबह मैं सोडा वाटर और जिंजर लेमन टी बनाता, फिर मैं उसे ड्राइव करके कंपनी तक ले जाता। जब मैं उसे उस आइकॉनिक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देख लेता, तभी मैं अपने काम संभालने जाता। दोपहर में मैं अपना काम जल्दी खत्म करके ड्राइव करके उसके ऑफिस वापस जाता। कभी कभी मैं उसके सीईओ स्वीट में बैठता और नॉन कोर डॉक्यूमेंट्स को चेक करने में उसकी मदद करता, ताकि वो जल्दी घर जाकर आराम कर सके। एलेना के सबॉर्डिनेट्स की नजरें पहले आश्चर्य से बदलकर अपनापन और आखिर में थोड़ी तारीफ में बदल गईं। उन्होंने शायद सोचा होगा कि उनकी अनटचेबल इथीरियल सीईओ को आखिरकार मुझ जैसे आदमी ने टेम कर लिया है और नर्म बना दिया है। सिर्फ मैं ही जानता था उस हॉरिफाइंग मैडनेस के बारे में जो इस अफेक्शन के दिखावे के पीछे छुपी थी। एलेना मुझ पर और ज्यादा डिपेंडेंट होती गई, या यूं कहें कि और ज्यादा क्लिंगी। वो एक छोटी बच्ची की तरह थी। मैं जहां भी जाता वो पीछे आती। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा होता तो वो एक छोटा स्टूल खींचकर मेरे पास बैठ जाती। अगर मैं कुकिंग कर रहा होता तो वो पीछे से मेरे वेस्ट के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट लेती। वो मॉर्बिड सफोकेटिंग पोजेसिवनेस शायद प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से कम हो गई थी और एक छोटी लड़की के क्यूट क्लिंगी बिहेवियर में बदल गई थी। कई बार जब मैं शांति से सोती हुई उसके चेहरे को देखता तो मैं एक धुंधली डिल्यूजन में खो जाता। शायद वो सच में बदल गई है, शायद हम बस ऐसे ही रह सकते हैं। हम एक असली कपल की तरह बिहेव करने लगे। वीकेंड्स पर हम मॉल में शॉपिंग के लिए जाते। वाइब्रेंट स्टोर शेल्फ्स के सामने खड़े होकर एलेना एक्साइटेडली मैचिंग कार्टून पजामास के 2 सेट्स उठाती, मेरे लिए एक ग्रे वुल्फ और अपने लिए एक पिंक वुल्फ, और उन्हें मेरे ऊपर रखकर देखती, अभी देखो क्या ये बिल्कुल हमारे जैसे नहीं लगते। वो तब तक हंसती जब तक उसकी आंखें क्रेसेंट की तरह मुड़ नहीं जाती। मैंने आईने में खुद को देखा, ग्रे वुल्फ पजामा टॉप पहने हुए और मजबूरी के साथ अपने होंठ सिकोड़े। लगते हैं तुम पक्का पिंक वुल्फ हो, हमेशा फ्राइंग पैन घुमाती रहती हो। गुस्सा होने के बजाय उसने अपना सर मेरे शोल्डर पर रखा और भी जोर से हंसने लगी।
हम किसी नॉर्मल कपल की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ते, सिनेमा में बोरिंग रोमांस मूवीज देखते और फूड स्ट्रीट पर ग्रिल्ड स्क्विड शेयर करते। एलेना मेरी मिल्क टी पीती और मैं वो तकोयाकी खाता जिसमें से उसने पहले ही एक बाइट ले ली होती। वो स्वीटनेस इतनी ऑथेंटिक थी कि डर लगता था। मैंने इस रेयर वार्मथ का मजा लिया, लेकिन मेरे दिल की टेंशन एक पल के लिए भी कम नहीं हुई। उस रात हम बेड पर लेटे हुए पड़ रहे थे। वो मेरी बाहों में झुकी और अचानक मेरा हाथ पकड़कर अपने थोड़े से बाहर निकले हुए लोअर बेली पर रख दिया। क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? उसने धीरे से कहा। जैसे ही मैं पूछने वाला था कि क्या, मुझे अपनी हथेली के नीचे एक हल्की अजीब वाइब्रेशन महसूस हुई, जैसे कोई छोटी मछली अंदर बबल्स छोड़ रही हो। मेरा पूरा शरीर रिजिड हो गया। क्या वो बेबी मूव कर रहा था? मैंने नीचे एलेना की तरफ देखा। वो भी मेरी तरफ ऊपर देख रही थी। उस पल में मेरे अंदर एक इनडिस्क्राइबेबल कॉम्प्लेक्स इमोशन जगा। दुनिया में आने वाली इस छोटी सी जान को लेकर मैं बेअसर नहीं था। वो हल्की थपकी मेरे दिल पर एक सीधी दस्तक की तरह थी। इसने मुझे साफ तौर पर महसूस कराया कि एक जिंदा जान मुझसे खून और मांस से जुड़ी हुई है। फिर भी ये कनेक्शन एक नए शैकल की तरह भी था, जो मुझे एक जगह बांध रहा था। दिन इसी पीसफुल लेकिन ईयरी एटमॉस्फियर में गुजरते गए, जब तक एक दिन मेरी कंपनी से एक पार्टनर मिलने आया। उनकी तरफ से जो पर्सन इन चार्ज थी, वो एक बहुत केपेबल प्रोफेशनल वुमन थी। मीटिंग रूम में अपना काम खत्म करने के बाद हमने हॉल में थोड़ी देर बात की। वो मुस्कुराई और मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया, ये कहते हुए कि वो उम्मीद करती हैं कि हम फ्यूचर में और ज्यादा आइडियाज एक्सचेंज कर सकें। जैसे ही मैंने पोलाइटली उसे लिया, मैं पीछे मुड़ा और एलेना को देखा। मुझे नहीं पता था कि वो कब से वहां खड़ी थी। वो बस वहां खामोशी से खड़ी थी। वही पुरानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, लेकिन उसकी आंखें मेरे हाथ में मौजूद बिजनेस कार्ड पर टिकी थी। उसके गेज में वार्मथ का एक निशान भी नहीं था। हवा तुरंत फ्रीज होती हुई महसूस हुई। फीमेल एग्जीक्यूटिव ने भी एटमॉस्फेयर को खराब होते महसूस किया और एक मजबूर ऑकवर्ड मुस्कुराहट दी। उसने जाने के लिए जल्दी से एक बहाना बनाया। तभी एलेना ने धीरे धीरे मेरी तरफ चलना शुरू किया। वो गुस्सा नहीं हुई और ना ही मुझसे कोई सवाल किया। उसने बस अपनी स्लेंडर फिंगर्स आगे बढ़ाईं और मेरे हाथ से कार्ड धीरे से निकाल लिया। फिर बिल्कुल मेरे सामने एक बेहतरीन एलिगेंट पॉइज के साथ उसने कार्ड को थोड़ा थोड़ा करके छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। उसने अपना सर उठाया, मेरे कान के पास झुकते हुए, एक ऐसी आवाज का इस्तेमाल करते हुए जो सिर्फ हम दोनों सुन सकते थे, किसी प्रेमी की सरसराहट की तरह। वो बोली, हबी, क्या तुम पिछले कुछ वक्त से ज्यादा ही अच्छे नहीं बन रहे? तुमने मुझे तकरीबन भुला ही दिया था कि डार्क रूम असल में अभी भी काफी बड़ा है। उस बिजनेस कार्ड वाले वाकये के बाद से इलेना की वो बात कि डार्क रूम काफी बड़ा है मेरे कानों में एक शैतानी गूंज की तरह गूंजती रही। मैं फर्माबरदार बन गया, पहले से भी ज्यादा फर्माबरदार। वो मेरी इस इताअत से काफी मुतमईन लग रही थी और उसने फिर कभी डार्क रूम का जिक्र नहीं किया। दिन इसी अजीबोगरीब रुकावट में गुजरते गए, इतनी तेजी से कि इलेना का पेट एक गेंद की तरह गोल हो गया। जल्द ही डिलीवरी का वक्त आ गया और हम हॉस्पिटल में थे। डिलीवरी रूम के बाहर मैं हॉलवे में एक बिना सर वाली मक्खी की तरह इधर उधर घूम रहा था, जबकि रेड सर्जिकल लाइट जल रही थी। दुनिया के राजों में झांकती एक आंख की तरह उसने मेरे दिल में खौफ पैदा कर दिया। मेरा दिमाग मिले जुले जज्बात का एक बवंडर था। वहां पैदा होने वाली उस नन्ही सी जान का इंतजार था। उस कमरे के अंदर मौजूद पागल औरत की फिक्र थी और उससे भी ज्यादा मेरे अपने मुस्तकबिल के बारे में एक गहरी बेयकीनी थी। क्रीक। डिलीवरी रूम का दरवाजा खुला और एक नर्स बाहर आई। मैं एक तीर की तरह उसकी तरफ लपका। मेरा गला बिल्कुल सूख चुका था। नर्स, मेरी वाइफ कैसी है? नर्स ने अपना मास्क हटाया, जिससे उनका थका हुआ मगर खुश चेहरा नजर आया। मुबारक हो, माँ और बच्चा दोनों सलामत हैं। वो 4 शब्द, माँ और बच्चा सलामत हैं, एक गर्म लहर की तरह थे, जिसने पल भर में मेरी सारी चिंता और बेचैनी खत्म कर दी। मैंने सुकून की एक लंबी सांस ली। मेरे पैर थोड़े कमजोर महसूस हो रहे थे। जब मैंने नर्स से अपनी नन्ही सी झुर्रियों वाली बेटी को लिया, तो मेरे दिल को एक अचानक और ताकतवर झटका महसूस हुआ। वो इतनी छोटी थी, उसकी आंखें सख्ती से बंद थीं, उसका नन्हा सा मुंह खुद ब खुद हिल रहा था। मैंने उसका निकनेम मून मून रखा। उसे देखते हुए मेरे दिल के सारे हिसाब किताब, बचाव और डर उस पल में जैसे पिघल गए। ये एक ऐसा एहसास था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। खून और रिश्तेदारी की सबसे पुरानी तड़प। जिस वक्त इलेना ठीक हो रही थी, मैं पूरी तरह से एक सुपर डैड बन गया। डायपर्स बदलना, फॉर्मूला दूध बनाना, उसे नकार दिलाना, उसे सुलाने के लिए बहलाना, मैं शुरुआती अनाड़ीपन से निकलकर पूरी तरह माहिर बन गया।
मैं इतना मशरूफ था कि मुझे आराम करने का मुश्किल से ही मौका मिलता था, जबकि एलेना अपना ज्यादातर वक्त हेडबोर्ड से टेक लगाए गुजारती और खामोशी से मुझे अपनी बेटी के लिए काम करते हुए देखती। उसकी आंखों में मौजूद पागलपन और कब्जा करने की चाह काफी हद तक कम हो गई थी। उसकी जगह एक ऐसी नरमी और इत्मीनान था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस नज़र ने मुझे कई बार भ्रम में डाल दिया। ऐसा लगने लगा जैसे हम सच में एक आम मोहब्बत करने वाले पति पत्नी हों। जब मून 1 महीने की हो गई तो एलेना मुझे और हमारी बेटी को अपने पेरेंट्स के घर ले गईं। उसके पेरेंट्स को काफी वक्त से मेरे होने का पता था। उन्होंने पहले मेरे साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया था, मगर अब पोती के आने से उनका जोश बेहद ज्यादा था। अपने इन लॉज के यहाँ मैंने एक बेहतरीन दामाद बनने की पूरी कोशिश की। मैंने खुद आगे बढ़कर अपनी मदर इन लॉ की किचन के कामों में मदद की और अपने फादर इन लॉ के साथ खबरों पर बात करते हुए चेस खेली। मैंने उस बूढ़े जोड़े को जाहिरी तौर पर काफी खुश कर दिया। ये सब सर्वाइवल स्किल्स थीं, ऐसी चीजें जो मैंने पिछले कुछ सालों में सीखी थीं। डिनर के बाद मेरे फादर इन लॉ ने मुझे अपने स्टडी में बुलाया। मेरे कंधे को थपथपाते हुए उन्होंने संजीदगी से कहा, विक्टर, एलेना को हमने बचपन से ही बहुत ज्यादा लाड प्यार से बिगाड़ा है। उसका मिजाज थोड़ा अजीब हो सकता है। मेहरबानी करके अब से उसके साथ थोड़ा ज्यादा सब्र और बर्दाश्त से काम लेना। मेरी मदर इन लॉ ने भी उनके साथ हाँ में हाँ मिलाई। सही कहा बेटे, अगर वो कभी कुछ गलत करे तो प्लीज उसे ज्यादा माफ करने की कोशिश करना। मैंने सुना। मेरे चेहरे पर एक मुकम्मल मुस्कुराहट थी, मगर अंदर ही अंदर मैं ठंडा सा हंसा। अजीब, आपकी बेटी उससे कहीं ज्यादा आगे है। इसे पागलपन की हद तक जुनून कहते हैं। वो उस तरह की है जो किसी को बेसमेंट में बंद कर दे और उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दे। मगर उनके सामने मैंने पूरी ईमानदारी से कहा, फिक्र मत कीजिए मॉम और डैड, एलेना की शख्सियत मुझ पर अच्छी लगती है। हम सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उसके पेरेंट्स के घर से वापस आने के बाद मैं पूरी तरह से अपनी बेटी का गुलाम बन गया। जब भी मैं फ्री होता मैं मून को पकड़ता, उसे हंसाता और उसे बेसुरी लोरियां सुनाता। उसे किलकारियां भरते देखकर मेरा दिल पिघल जाता। उस रात जब मैं अपनी बेटी को पकड़े हुए उसके छोटे गुलाबी चेहरे को चूम रहा था, एलेना ने पीछे से मुझे गले लगा लिया और अपनी चिन मेरे कंधे पर रख दी। उसके लहजे में थोड़ी नकली शिकायत और जेलसी की झलक थी। अब तुम्हारी आंखों में सिर्फ हमारी बेटी ही है, तुम अब मेरे साथ वक्त नहीं बिताते? तुम दोनों मेरे डार्लिंग्स हो, मैंने जवाब दिया। वो सुकून से मेरी बाहों में सिमट गई, अपनी उन खूबसूरत आंखों से ऊपर देखते हुए जो क्रेसेंट की तरह झुकी हुई थी। उसने मुझे उसी पुरानी टेंडरनेस से देखा, लेकिन उसने अगले जो शब्द कहे उनसे मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। हबी, ये देख कर के तुम मून से कितना प्यार करते हो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। एक ऐसा सरप्राइज जिसे मैं पक्का जानती हूँ कि तुम पसंद करोगे। जब से हमारी बेटी पैदा हुई थी, मेरी दुनिया सिर्फ फॉर्मूला, डायपर्स और उसकी नर्म आवाज़ों तक रह गई थी। मैंने उसे दुनिया के सबसे प्रेशियस खजाने की तरह संभाल कर रखा था, अपनी फादरहुड का पूरा स्लेव बनकर खुश था। उस दिन मैं डायपर बदलने में थोड़ा फंबलिंग कर रहा था। उसके नन्हे पैर मेरी बाहों पर जोर से चल रहे थे जब एलेना पीछे से आई और मेरे कान में मिस्टीरियस तरीके से फुसफुसाई, हबी, चलो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दिखाने ले चलती हूँ। उसकी सांस में हल्की मिठास थी। मैं पीछे नहीं मुड़ा, अपने काम पर फोकस करते हुए। मैं बिजी हूं, टाइम नहीं है। तुम्हें ये गिफ्ट जरूर पसंद आएगा, ये तुम्हारे ग्रज को पक्का सेटिस्फाई कर देगा। उसने हार नहीं मानी, अपनी बाहें मेरी कमर के गिर्द लपेट लीं और जिद करने लगी। इसके अलावा मुझे भी ये बहुत पसंद है, मेरे साथ चलो प्लीज, बस मेरे साथ चलो। वो एक क्लिंगी कैट की तरह मेरी पीठ से रगड़ रही थी। मैं जानता था कि एक बार उसने फैसला कर लिया तो मेरे पास मना करने की कोई जगह नहीं थी। उसकी मीठी परसिस्टेंस के आगे आखिरकार मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। पैसेंजर सीट पर हमारी बेटी को पकड़े हुए और सीट बेल्ट बांधे हुए मून मेरी बाहों में सुकून से सो रही थी जब एलेना ने कार स्टार्ट की। वो इतने अच्छे मूड में थी कि वो एक गाना गुनगुना रही थी जब शहर की गलियां विंडो के पीछे से गुजरती जा रही थी। मैंने अपनी सोती हुई बेटी के पुरसुकून चेहरे की तरफ नीचे देखा, लेकिन मेरे सीने में एक अनजाना सा डर उठने लगा। जिस बॉक्सिंग जिम में वो मुझे ले गई थी, वहां पसीने और हार्मोन्स की बू आ रही थी। जैसे ही हम अंदर गए, लेदर और डिसइंफेक्टेंट की मिलीजुली स्मेल मेरे चेहरे से टकराई। थोड़ी ही दूर सैंडबैग्स पर घूंसों के लगने की थुड़-थुड़ और ट्रेनर्स की भारी आवाजें आ रही थीं। एलेना मुझे पूरी महारत के साथ अंदर ले गई, एक प्राइवेट बॉक्सिंग रिंग के सामने रुकते हुए।
रिंग में एक जाना पहचाना शख्स खड़ा था, मंडाला। उसने बॉक्सिंग ट्रंक्स और टैंक टॉप पहना हुआ था। उसके हाथों में लाल ग्लव्स बंधे थे, लेकिन वो एक खतरनाक फाइटर जैसा नहीं लग रहा था। वो एक डरे हुए खरगोश की तरह लग रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी टांगें साफ तौर पर कांपने लगीं। ये डर उसकी रगों में बसा हुआ था, जिसे छुपाना नामुमकिन था। क्या ये आदमी जाना पहचाना लगता है? एलेना ने मेरी बाहों से सोती हुई मून को ले लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चमकदार थी, पर डरावनी भी। उसने बच्ची को अपनी बाहों में हल्का सा उछाला और मंडाला की तरफ इशारा किया। उसने एक आम से, तकरीबन बेरहम लहजे में कहा, देखो, तुम इसे फिर से मार सकते हो। याद रखना कि पूरी ताकत इस्तेमाल करना, उसने आगे कहा। मुझे इसे यहां तुम्हारा स्पारिंग पार्टनर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कुर्बान करना पड़ा है। तो क्या ये सरप्राइज है? एक सरप्राइज? मैंने अपने पैरों से लेकर सर तक एक ठंडक महसूस की। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर मंडाला की तरफ, जो रिंग में एक पत्ते की तरह कांप रहा था। मैंने एक दबा हुआ गुस्सा महसूस किया। जाहिर है, मेरी हाल ही की फर्माबरदारी ने उसे बोर करना शुरू कर दिया था। ये उसके खेल का एक और हिस्सा था। वो मुझे फिर से वायलेंट होते हुए देखना चाहती थी। एलेना के बार बार कहने पर मैंने हार मानकर अपना कोट उतारा और स्टाफ मेंबर ने मुझे काले बॉक्सिंग ग्लव्स दिए। मैंने उन्हें धीरे से पहना और रिंग में कदम रखा। मेरे सामने मंडाला का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया जैसे ही उसने मुझे करीब आते देखा। उसकी आंखों में सिर्फ इल्तिजा और खौफ था, जैसे वो किसी प्रेडेटर का सामना कर रहा हो जो उसके टुकड़े टुकड़े करने वाला हो। मैंने सही स्टांस लेने की तकलीफ भी नहीं की। मैंने बस कुछ आम से पंचिल चलाए। मेरी मुट्ठी हवा में गूंजी। हालांकि मैंने मुश्किल से ही कोई ताकत लगाई थी, लेकिन मंडाला की तो जैसे जान ही निकल गई थी। उसने ब्लॉक करने की एक नामी कोशिश की, लेकिन मेरा पंच सीधा उसके गाल पर लगा। उसका जिस्म अकड़ गया और वो पीछे गिर गया, फौरन बेहोश होकर। किनारे पर खड़े ट्रेनर्स हैरान रह गए। मैं रिंग में खड़ा रहा और नीचे हमारी बेटी को पकड़े हुए एलेना को देखा। वो बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रही थी, जिससे पूरा सीन अजीब और दर्दनाक लग रहा था। उसने मून मून को प्यार से झुलाया। रिंग की इस जंग को एक सीखने वाला मल समझते हुए बच्ची से बहुत ही नर्म आवाज ने कहा, मून मून, याद रखना कि तुम्हें अपने पिता की तरह बनना है, ताकतवर और रिजिलियंट। उसकी आवाज एक पल के लिए रुकी, जब उसकी नजर फिर से मेरी तरफ गई। उसके लिप्स उस पुरानी सिकली स्माइल में मुड़ गए। लेकिन तुम्हें डैडी से उतना क्लिंगी नहीं होना चाहिए जितनी मम्मी है। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मम्मी जेलस हो जाएंगी। वो नीचे झुकी। उसके लिप्स बेबी के कान को ऑलमोस्ट टच कर रहे थे और वो एक ड्रीमी टोन में बोली, जिसने मेरे खून को बर्फ बना दिया। अगर ऐसा हुआ तो डैडी को वापस डार्क रूम में जाना पड़ेगा। डार्क रूम कोई भूला हुआ बुरा ख्वाब नहीं था। ये एक ब्रांडिंग आयन की तरह हमेशा मेरे सर पर लटक रहा था। मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स उतारे, उन्हें जमीन पर फेंका और रिंग से बाहर निकला, एक परफेक्ट हस्बैंड की स्माइल दिखाने की कोशिश करते हुए। मैंने दूर खड़ी उस खूबसूरत जोड़ी को आवाज दी, वाइफ, चलो घर चलते हैं। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वो नॉइजी जिम में साफ गूंजी। चलो घर चलकर खाना बनाते हैं। मैं वो ब्रेस्ड ग्रूपर बनाऊंगा जो तुम्हें पसंद है, और बेबी की बॉटल तैयार करने का वक्त हो गया है। कहानी यहाँ खत्म होती है। सुनने के लिए शुक्रिया।